नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव ओडिशा विधानसभा तथा तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण और साक्ष्य आधारित विकास कार्यक्रमों को लागू करने से सरकार के लोगों को आर्थिक उत्थान में तेजी लाने में सहायता मिली है। शतरंज में भारत के डी गुकेश कनाडा के टोरंटो में फीडे कैंडिडेट्स 2024 के 10वें में यान नेपोनियाची के साथ मैच बराबर करके शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। मतदान के केवल 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 7 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता गुवाहाटी के बोरझार में उनके आगमन पर उनका स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल नालबाड़ी की एक रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अभी जोरहाट जिले में एक रोड शो कर रही है। मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा भी माजुली में एक बैठक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी कल सिलचार में प्रचार करेंगी। असम में 14 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए संविधान का हथियार की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में गया के गांधी मैदान में आज सुबह जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से लोगों को गुमराह करने के लिए ये झूठ गढ़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी संविधान नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इसके लिए देश में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुटिल प्रयासों को देश की जनता मतदान के जरिए पराजित कर देगी। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर सनातन धर्म का अपमान करने का भी आरोप लगाया। बिहार में बुरे हालत के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल शासन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज और भ्रष्टाचार का चेहरा है। बाद में पूर्णिया में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने और सीमांचल पूर्णिया क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की अनुमति देकर सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव ओडिशा विधानसभा तथा तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने दिलीप रे को राउरकेला से टिकट दिया है, जबकि संजाली मुर्मू बांगरीपोशी झाड़ीगाम से, नरसिंह बात्रा और अमरेंद्र दास जगत सिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। महाराष्ट्र में छत्रपति उदयनराजे भोसले को सतारा से टिकट दिया गया है, जबकि पंजाब में परमपाल कौर सिद्धू भटिंडा सीट से चुनाव लड़ेगी। वहीं होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश को लोकसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को और देवरिया से संसद मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर अभिजीत दास बॉबी को उतारा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने डॉक्टर टीएन वंशा तिलक को तेलंगाना में सिकंदराबाद
कैंट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ पूर्वी सीट पर ओपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वाराणसी से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बसपा ने अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा गया है। इस बीच पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बदल दिया है और शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जगदीप सिंह काका बड़ार फिरोजापुर से, जबकि अमन शेर सिंह गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना संसदीय क्षेत्र से अशोक पारासर पप्पी को मैदान में उतारा है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव पहले स्थान पर रहे हैं। वे आईआईटी कानपुर से विद्युत अभियंत्रण में स्नातक है। वहीं अनिमेश प्रधान दूसरे स्थान पर रहे हैं और दोनों अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 25 शीर्ष उम्मीदवारों में 10 महिलाएं और 15 पुरुष हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1016 उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की है। इनमें से 664 पुरुष और 352 महिलाएं हैं। इस परीक्षा में 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण और साक्ष्य आधारित विकास कार्यक्रमों को लागू करने से सरकार को लोगों के आर्थिक उत्थान में तेजी लाने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्थिक सेवा के युवा अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वे नए विचारों, विधियों और तकनीक के उपयोग से अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास देश के विकास का महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने युवा अधिकारियों से नीति संबंधी सुझाव देते समय या अपने कार्यस्थल पर कोई निर्णय लेते समय देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों की बात ध्यान में रखने की अपील की। असम में संदिग्ध परेश बरुआ के गुट अल्फा के बंदूकधारियों ने आज सुबह अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे मार्गरीटा के नामदांग क्षेत्र में असम राइफल्स के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया है और उन्हें इलाज के लिए विमान से जोरहाट ले जाया गया। असम राइफल्स ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के परमाणु अड्डों पर इजरायल के हमले की संभावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने इस सिलसिले में अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ईरान ने इजरायल की ओर से बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका के लिहाज से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने परमाणु अड्डों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। इजरायल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले की प्रतिक्रिया में कार्रवाई पर निर्णय के लिए 24 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार अपनी युद्ध मंत्रणा परिषद की बैठक बुलाई है। हालांकि उनकी सरकार ने अभी तक इस सिलसिले में किसी निर्णय की घोषणा नहीं की। ईरान की ओर से ये संकेत दिया गया कि वो इस मामले में आगे कुछ नहीं करने जा रहा है, लेकिन इजरायल ने सेना प्रमुख ने कहा है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हेलेवी ने कहा कि इजरायल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का उत्तर दिया जाएगा। वहीं ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अबुल फजल अमोवी ने कहा कि उनके देश ने इजरायल की ओर से किसी भी कार्रवाई की स्थिति को देखते हुए व्यापक रणनीति बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश इजरायल की ओर से हमला किए जाने पर अभी तक नहीं इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी तैनात करने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि उसकी ओर से इस महीने की 1 तारीख को सीरिया में उनके वाणिज्य दूतावास पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। सीरिया में हुए मामले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मृत्यु हो गई थी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि इजरायल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। शतरंज में भारत के डी गणेश कनाडा के टोरंटो में फीडे कैंडिडेट्स 2024 के 10वें दौर में इयान नेपोमनियाची के साथ मैच बराबर करके शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। इस बीच विदित गुजराती भी अपने साथी खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद के खिलाफ मैच बराबर करने में सफल रहे।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।